नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। अगर आपको या आपके परिवार में कोरोना वायरस के लक्षण दिखते हैं तो आप इसे नजरअंदाज ना करें और तुरंत कोरोना वायरस का टेस्ट कराएं, क्योंकि ये देखने में आया कि देश में कोविड-19 से मरने वालों का जो आंकड़ा बढ़ रहा है उसकी एक वजह यह भी है कि कई लोग सही वक्त पर टेस्ट नहीं करवाते और इलाज नहीं करवाते और इसे नजरअंदाज करते हैं। एएनबी न्यूज आपसे रिक्वेस्ट करता है कि अगर दिखे कोरोना के लक्षण तो जल्द कराएं जांच और वायरस को जड़ से मिटाने में सहयोग करें। विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन देवरिया सदर सीट से बीजेपी विधायक जन्मेजय सिंह के निधन पर शोक सभा आयोजित की गई और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत पूरी कैबिनेट ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। सर्वदलीय बैठक में आज सदन की कार्यवाही को यहीं स्थगित करते हुए शनिवार को सत्र की कार्यवाही आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया। आपको बता दें, सत्र के पहले दिन गुरुवार को भी सदन के दिवंगत 3 पूर्व सदस्यों और कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले सरकार के 2 मंत्रियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद सदन की कार्यवाही शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आपको बता दें, आज सत्र के दूसरे दिन योगी सरकार ने 17 विधेयक को सदन में पेश करने की तैयारी की थी। इनमें सार्वजनिक और निजी संपत्ति अध्यादेश की क्षति की वसूली, गौहत्या रोकथाम अध्यादेश और सार्वजनिक स्वास्थ्य और महामारी नियंत्रण अध्यादेश था। विधायक जन्मेजय के निधन के बाद विधानसभा सत्र को आज के लिए स्थगित कर दिया गया, जिसको लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मतलब लगातार 2 दिन केवल अपने सदन के सदस्यों के लिए शोक प्रस्ताव लेकर के आना यह बहुत दुखदायी रहा है। मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने चरणों में स्थान। सर, कई ऑर्डिनेंस हैं, सरकार उसको पास करा लेगी। हाँ, आज के काम सब कल लिए जाएंगे। वहीं विधानसभा सत्र को लेकर प्रदेश कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता अनुराधा मिश्रा ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आज बड़ा अपरिहार्य कारणों से श्री जन्मेजय सिंह जी, जो वर्तमान में देवरिया के सदर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे, उनका आकस्मिक निधन कल रात को लखनऊ में हुआ। बहुत ये पहली बार मुझे लगता है दृष्टांत है उत्तर प्रदेश की विधानसभा की लगातार 2 दिनों तक शोक की वजह से सदन की कार्रवाई स्थगित की गई। आज जो सर्वदलीय बैठक हुई उसमें ये निर्णय लिया गया है, माननीय अध्यक्ष जी द्वारा इस पर विचार विमर्श किया गया कि कल जो कार्यवाही आज होनी थी वो सारे प्रस्ताव, वो सारी कार्यवाही शनिवार को कल सदन में ली जाएगी। देवरिया सदर से बीजेपी विधायक जन्मेजय सिंह का निधन हो गया है। गुरुवार देर रात लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली और इसको लेकर कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने दुख जताया है। और आदरणीय श्री जन्मेजय सिंह जी बहुत ही वरिष्ठ नेता थे, वो सदन के बहुत वरिष्ठ सदस्य थे। वो लगातार देवरिया से चुन कर के आ रहे थे और अचानक उनके निधन की सूचना से हम सब लोग बहुत दुखी हैं और उसी को लेकर के कंडोलेंस हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने और तमाम दलीय नेताओं ने शोक संवेदनाएं उनके परिवार तक पहुंचाई। मैं भी और हमारे तमाम साथी बहुत दुखी हैं और इस दुख की घड़ी में परमात्मा से प्रार्थना करते हैं उन्हें श्री चरणों में स्थान दे और उस परिवार को इस दुख को सहन करने की। आगरा में डॉक्टर विवेक ने योगिता की बेरहमी से हत्या की थी। पहले उसने पुलिस को बताया कि गला घोंटकर डॉक्टर योगिता को मौत के घाट उतारा, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पुलिस उसे देखकर हैरान रह गई। योगिता के शरीर में 3-3 गोली लगी थी। एक गोली उसके सिर में लगी थी और 2 गोलियां सीने में उतारी गई थी, जिसको लेकर एसएसपी बबलू कुमार ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, मृतिका डॉक्टर योगिता का पीएम करवाया गया, उनके डेड बॉडी का, और उसमें कुछ छुरे से रिलेटेड जो इंजरीज होती है, शार्प इंजरीज, वो उसमें आई हैं और कुछ बुलेट इंजरीज भी उसमें आई है।
इसमें और सघनता से इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। जो गाड़ी में यह हत्या की गई है वो गाड़ी भी पुलिस के कब्जे में है और उसको भी एफएसएल द्वारा उसका जो मुआयना है वो किया गया है। ब्लड स्टेन्स वगैरह जो है वो उठाए गए हैं। सर, इसमें सामने आया था जिसमें वो कह रहा था कि चाकू से और गला दबा के हत्या की थी, गोली वाली बात उसमें छुपाई थी, तो क्या लगता है कि सर क्या मकसद रहा होगा? देखिए, आरोपी है, आरोपी उसकी तरह से सोचता है, उसने ये चीज़ छुपाई होगी। पर पीएम रिपोर्ट जो है वो कॉन्क्रीट साइंटिफिक एविडेंस होता है और उसमें ये चीज़ें सामने आई हैं। उसमें अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन, आगे की अग्रिम जो कार्रवाई है वो शुरू है। कुछ पता चल पाया सर किस हथियार से ये फायर किया गया, बरामदगी हो पाई हथियार? इस चीज़ को हम लोग अभी एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस कर रहे हैं, जो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं। एक्सपर्ट्स का ओपिनियन आने के बाद ही मैं इस पर कुछ टिप्पणी कर पाऊँ। सरकार भले ही सरकारी कार्यालय से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लाख दावे कर ले, लेकिन हकीकत इससे अलग है। हम बात कर रहे हैं प्रदेश के गोंडा जिले की, जहां सीएमओ ऑफिस में तैनात बाबू से लेकर अधिकारी का रिश्वतखोरी का खेल चल रहा है। गोंडा के सीएमओ ऑफिस में तैनात जूनियर क्लर्क शशिकांत श्रीवास्तव का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो में साफ तौर पर दिखाई देता है कि वो किसी से 500 के नोटों की गड्डियां ले रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग जनता की सबसे जरूरी सेवाओं में शामिल है। वीडियो में स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी कुर्सी पर बैठा नजर आता है। वो कोई और नहीं बल्कि सीएमओ ऑफिस में तैनात शशि श्रीवास्तव है, जो कि सीएमओ और कार्यालय में भ्रष्टाचार के कारनामों का हिसाब रखता है, ठेकेदारों से कमीशन वसूलने का काम करता है। वीडियो में ठेकेदार साफ शब्दों में कह रहा है कि आप बात को समझिए, आपका विभागीय मामला है, आप आधा आधा बांट लीजिएगा, हमें बीच में मत लाइए। तो वहीं ठेकेदार ये भी कह रहा है कि 50,000 महीने पहले दिया था वो वापस ना करें, 50,000 हम सीएमओ साहब को दे चुके हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि कमीशन खोरी को लेकर सीएमओ ऑफिस में भ्रष्टाचार किस कदर से हावी है। मेरे संज्ञान में ये अभी आया है, मैं इस पे जांच कराती हूँ। अगर ये सत्य पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उस वीडियो में आपको भी 50,000 रुपये रिश्वत लेने के लिए वो मांग कर रहे हैं, तो क्या माना जाए कि किस तरीके से इसमें भ्रष्टाचार वो कर रहे हैं? तो मेरा कुछ कहना ही बेकार है, क्योंकि वो कह रहे हैं और मैंने तो लिया नहीं। फिर कैसे होगा? उनके ऊपर किस तरीके से कार्रवाई करेंगे? उसकी सत्यता की जांच करा लूँ मैं पहले, तब बता। कानपुर में काकादेव के विजयनगर में चल रहे मादक पदार्थों के धंधे का खुलासा हुआ है। सीओ सीसामऊ में 3 थानों की फोर्स संग छापा मारकर 4 तस्करों को मादक पदार्थों की पैकिंग करते गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि सरगना फरार हो गया। छापे में काकादेव पुलिस को साथ नहीं लिया गया। पुलिस ने 11,15,665 रुपए नगद, 27 किलो गांजा, 3 किलो चरस, 700 ग्राम स्मैक, 6 नशीले इंजेक्शन, 130 टेबलेट और साथ ही साथ 9 मोबाइल, 1 स्कूटी और 1 बाइक को बरामद किया गया। बरामद मादक पदार्थों की अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। गुडवर्क में शामिल पुलिस कर्मियों को डीआईजी ने 25,000 का इनाम दिया है। बहुत दिन से संज्ञान में आ रहा था कि इस तरह का नशे का कारोबार जो हमारे अलग अलग क्षेत्रों में है और जो हमारे यंग बच्चे हैं जो कोचिंग सेंटर्स में पढ़ते हैं या स्कूल कॉलेजेस में, इस समय स्कूल कॉलेज तो नहीं खुले हैं, कोचिंग सेंटर्स भी नहीं खुले हैं, लेकिन वहाँ पे जो पढ़ने जाते हैं उनको इस तरह के मादक पदार्थ हो जा रहे हैं। इसी में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही थी और कल एक सूचना पे पहले 2 लोग गिरफ्तार हुए, उसके बाद 4 लोग गिरफ्तार हुए। उनसे जब सस्टेन्ड इंटेरोगेशन की गई तो एक इनका सामान रखने की जगह का पता चला जहां से ये पूरा कारोबार जो संचालित होता था। सामान विभिन्न जगहों से खरीद के वहां पे लाया जाता था। इसमें तमाम, चाहे वेस्ट बंगाल कहें या उड़ीसा कहें और प्लस अलग अलग राज्यों से ये लोग सामान लाते थे और ला के वहाँ पे बड़े पैमाने पे स्टोर करके आगे छोटी छोटी मात्रा में उसको शहर के विभिन्न इलाकों में या हमारे आसपास के जनपदों के विभिन्न इलाकों में ये बेचा करते थे। इसी में वहाँ पे हमें स्मैक, गांजा और चरस बरामद हुई, कुछ ऐसे इंजेक्शन्स और टैबलेट्स भी बरामद हुई। उसके अलावा 11 लाख से ऊपर हमारे पास कैश, इसी धंधे में जो इन्होंने सामान बेचा खरीदा उससे 11 लाख से ऊपर रुपए बरामद हुए हैं। कई मोबाइल फ़ोन्स बरामद हुए हैं। ये मोबाइल फ़ोन्स हमें इनका पूरा नेटवर्क क्रैक करने में मदद करेंगे
और प्लस इनसे भी हम सस्टेन्ड इंटेरोगेशन करेंगे तो कुछ और भी इनके नेटवर्क के जो सदस्य हैं उनका पता चलेगा। हमारा प्रयास है कि ये पूरा नेटवर्क हम ध्वस्त। मिर्जापुर के विकास खंड जमालपुर में ग्राम सदा मनपुरा के पूर्व माध्यमिक विद्यालय के परिसर में पंचायत भवन और सामुदायिक शौचालय बनाने के विरोध में ग्रामीणों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि मदनपुरा गांव में 1 बीघा जमीन होने के बाद भी औरैया गांव स्थित विद्यालय परिसर में पंचायत भवन और सामुदायिक शौचालय का निर्माण ग्राम प्रधान की ओर से कराया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय परिसर में बच्चों के खेलने कूदने के स्थान का अतिक्रमण किया जा रहा है। ये हम चाहते हैं हमारे ग्राम सभा मदनपुरा में जो पंचायत भवन का कार्यक्रम रखा गया है, यह कार्यक्रम मदनपुरा में 69 नंबर जमीन रकबा पर जो रकबा जमीन है, हम चाहते हैं वहाँ पर हमारा निर्माण हो। जैसे कि यहाँ पे प्रधान का ये कहना है कि यहाँ पे जगह नहीं है, इसलिए हम विद्यालय के अंदर हमारा वहाँ कैंपस के अंदर बनवाना हमारी मजबूरी है। तो इस संबंध में आप क्या कह रहे हैं? इस संबंध में हमारे ग्राम सभा मदनपुरा में जो भी जमीन है, कुछ नंबरें हैं, 69 नंबर है और उसके बाद 62 नंबर है, 166 नंबर है, बहुत सारे नंबरें हैं जो कि मतलब खाली है, नवीन प्रति खाली है और खाली भी है। ग्राम सभा ये मदनपुरा 3 पूर्वे के पहुंचा है, 2000 की बस्ती 2 पूर्वे पे, 600 की बस्ती अगला और यहाँ निस्प में है। गांव समाज की जनता की ये मांग है कि खुली बैठक करा करके, गांव समाज की खुली बैठक करा करके पंचायत भवन का निर्माण कहीं करा दीजिए जहां जमीन फालतू हो। और गांव में 2 बीघे जमीन फालतू जगह जगह पड़े हैं, उनको ग्राम प्रधान निकलवा करके ग्राम पंचायत की जमीन पर ग्राम पंचायत बनना चाहिए और विद्यालय के परिसर में नहीं बनना चाहिए। ये गांव सभा की मांग। अपना उत्तर प्रदेश में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद अपना उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रतापगढ़ में बदमाशों का कहर जारी है और शायद बदमाशों को पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नहीं रहा। दरअसल आज सुबह बेखौफ दबंगों ने 2 युवकों को घर पर चढ़ाई कर गोली मार दी। बाइक से आए दबंग गोली मारकर फरार हो गए। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। घायलों को परिजन आनन फानन में जिला अस्पताल लेकर भागे, जहां से गंभीर हालत में दोनों को प्रयागराज तक के लिए रेफर कर दिया गया। अपर पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र द्विवेदी ने बताया कि यह सब प्रधानी का विवाद है। और वहाँ भी अभी आइए थोड़ा बात कर रहा हूँ। पूरे देव जाने थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ में ये सूचना मिली कि 2 अभियुक्त मोटरसाइकिल से आए हैं और आशीष। अगली खबर गोंडा से है, जहां पर घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 1 मीटर से कम होकर 75 सेंटीमीटर तक पहुंच गया है, लेकिन मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। ये उनके 2 तहसील क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा है। कर्नलगंज के नखारा गांव के आधा दर्जन मजरे बाढ़ की चपेट में हैं, तो तरबगंज तहसील क्षेत्र तटबंध कटने से कई घर प्रभावित हैं। तो तहसील तरबगंज क्षेत्र के ही नवाबगंज क्षेत्र में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त है। ये तस्वीरें तरबगंज तहसील क्षेत्र की हैं।
जहां पर बीते दिनों भिखारीपुर सकरोड तटबंध कटने के बाद कई घर कटान की चपेट में आ गए। जिनका घर कटान की चपेट में आ गया है उनके स्थान पर विस्थापित हो गए हैं और जिनके घरों में पानी भरा हुआ है किसी तरीके से ऊंचे तख्त या मचान बांधकर घर में रह रहे हैं। इतने पानी में कैसे खाना बनाती हैं, कैसे रहती हैं? कैसे बनाए थे, कौन मेरे बनाए पाए थे, यहाँ पानी भरा, यहाँ सब भर भर भराए, खाए पिए थे, कहाँ खाए। अच्छा, आप लोगों को अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई राहत दी गई है? क्या है, भरी दुनिया में है, क्या है। बाढ़ की वजह से आप लोगों का घर डूब गया है जी, गिर गया है जी। ऐसे में आप लोग कैसे रह रहे हैं? सर कैसे रह रहे हैं, ऐसे जी रहे हैं। किसी तरह चूल्हे रखा है सर, उसी पे देख लीजिए खाना बनाते खाते हैं किसी तरह एक टाइम में। और सर ये सामने पे थोड़े से फूल वगैरह के सब्जी उब्जी बना लेते हैं, यही सब एक टाइम बना के खा पी लेते हैं। और तो सर यहाँ कुछ है ही नहीं। अच्छा, सरकार की तरफ से अभी तक आप लोगों को कुछ मुहैया कराया गया है? कुछ भी नहीं मिला सर, सरकार तरफ से कुछ भी नहीं मिला। एक चीज़ कहते हैं वो कुछ भी नहीं मिला है। बच्चे निकाले गए सर, वो बांध जो कट गया उसके पास में बच्चों को थोड़ा वहाँ बैठा रखे हैं सर। अब देखते हैं सरकार अब ध्यान करती, सरकार अब ध्यान करती, यहाँ के सांसद विधायक अब ध्यान करते हैं। सांसद विधायक कोई ध्यान नहीं कर रहे हैं। रात को वहाँ बच्चे को चिराग जला के किसी तरह लाइट जला के टॉर्च उसी में बैठा के रखते, रात भर कीड़ा फतिंगा से बचाते हैं। यहाँ ना लाइट है, ना पानी है, ना कुछ सुविधा, कुछ भी नहीं है। सारे के सारे यहाँ डूबे हुए बैठे हैं कल से पूरा गाँव। जनपद में सरजू नदी के कारण बढ़ते जलस्तर से हमारे कन्नलगंज तहसील और तरबगंज तहसीलें प्रभावित होती हैं। वर्तमान में सरजू नदी का जलस्तर एल्गिन पर 75 सेंटीमीटर के करीब ऊपर है। विगत 2 दिनों से सरजू नदी का पानी 95 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक करीब में ऊपर था, जिसकी वजह से हमारे कन्नलगंज में नकारा गांव काफ़ी प्रभावित रहा है और वहां पर पूरी राहत सामग्री जो है वो वितरित कर दी गई है। भूसे की व्यवस्था करा दी गई है। हमारी मेडिकल टीमें वहां काम कर रही हैं। इधर तरबगंज तहसील में एली परसोली पर पिछले दिनों बंधे पर कटान हुई थी, जिसको कि बाढ़खंड ने अच्छा काम करके उसको रोक लिया है। अब इस समय कटान की कोई स्थिति नहीं है। वहाँ पर हमारे सारे राहत के कार्य किए जा रहे हैं। राजस्व की और बाढ़ की पूरी टीम वहाँ पर तैनात है। लगातार पेट्रोलिंग हो रही है। मेडिकल की टीम वहाँ पर लगी हुई है। राशन किटों का वितरण कराया जा रहा है। पशुओं के चारों की व्यवस्था कराई जा रही है। क्लोरीन की गोलियाँ बांटी गई हैं। हमारी पूरी तैयारी है। हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार। उधर हमीरपुर के सीनियर सेकेंडरी कन्या विद्यालय में कोरोना महामारी के दौरान स्कूल खोलने के लिए आदेश मिलने से पहले ही पूरी तैयारी जो है वह की जा चुकी है। स्कूल प्रिंसिपल विजय गौतम के अनुसार स्कूल को कई बार सैनिटाइज करवाया जा चुका है और स्कूल में बोर्ड के बच्चों को बैठाने के लिए पूरी एहतियात के तौर पर तैयारी की गई है। तो साथ ही स्कूल के कमरों में सैनिटाइजर के अलावा स्कूल पहुंचते ही बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। उन्होंने बताया कि अभिभावकों के सुझाव को देखते हुए ऑड एंड इवन में बच्चों को स्कूल में बुलाया जाएगा ताकि पढ़ाई सुचारू रह सके। सर स्कूल खुल जाए तो खुलने से तो ऐसा कि बच्चे ठीक कर लेंगे पढ़ाई, पर ये है कि उनको जैसे हम घर में तो हम इसको जैसे पूरा वो करवा सकते हैं कि हैंड वॉश वगैरह करवा रहे हैं। तो ये हम ये चाहते हैं कि जैसे स्कूल में भी जैसे पूरी वो होनी चाहिए, फैसिलिटी होनी चाहिए कि पूरा वो मतलब हो, तो हम कोई वो नहीं है कि हम अपने बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं। मतलब कोरोना बचाव के लिए जी हाँ, वो तैयारी होनी चाहिए स्कूल में भी बच्चों को। जैसे हम तो घर में तो अपनी सेफ्टी के लिए पूरा हमने बंदोबस्त किया है अपने बच्चों के लिए, पर जैसे हमने स्कूल भेज दिया तो हमें थोड़ी पता कि क्या कर रहे स्कूल में, बच्चा किससे मिल रहा है किससे नहीं कर रहा है, इसके बारे में बोल रहे हैं। तो ये है कि पूरा अगर हो तो हम स्कूल भेजने के लिए बच्चे को ये तैयार है, बच्चे को स्कूल भेजने के लिए। बच्चे आसपास होंगे आपके अपने बच्चे, क्या मानते हैं स्कूल खुलने चाहिए? स्कूल खुलने चाहिए, लेकिन कोरोना के बारे में पहले प्रॉपर तरह से प्रिकॉशन हो तब तो स्कूल खुलें। अगर स्कूल में बच्चे भेज दिया और हालात स्कूल बच्चे तो गए परिवार भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। अगर सरकार की तरफ से ये हो जाए कि प्रॉपर प्रिकॉशन हो जाए तो इंस्टीट्यूट के बिना तो बच्चों का भविष्य ही नरक है। 31 अगस्त तक सभी शिक्षण संस्थान बंद किए हैं और पूरी उम्मीद है कि 1 सितंबर से जो केंद्रीय सरकार है वो ऐसी कुछ एक राज्य, ऐसी कुछ एक स्टेट्स जिनमें कोरोना का प्रकोप बहुत ज़्यादा नहीं है, जिनमें हमारा हिमाचल प्रदेश भी है, तो हम चाहेंगे कि उनकी गाइडलाइंस में 1 सितंबर से अगर शिक्षण संस्थान खुल जाते हैं तो अच्छा रहेगा।
शिक्षा के क्षेत्र में भी और बच्चों के भविष्य के लिए। वहीं बहराइच के देहात कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सिटकहना जोत गांव में एक विवाहिता की फांसी के फंदे से लटकता हुआ शव मिला। परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से महिला की फांसी लगाकर जान दे देने के मामले में परिवार वालों में मातम का माहौल छाया रहा। मामले की जानकारी देते हुए सीओ सिटी त्र्यंबक नाथ दुबे ने बताया कि इस मौत के बाद से परिजनों की तरफ से कोई भी तहरीर नहीं मिली है। अगर इसमें कोई तहरीर प्राप्त होती है तो उसके अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं मथुरा के थाना राया क्षेत्र के अंतर्गत गांव मल्हे के पास सुबह शौच गए ट्रक ड्राइवर की मालगाड़ी ट्रेन की चपेट में आकर दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर राया पुलिस मौके पर पहुंची और अलीगढ़ जिले के रहने वाले मृतक बलवीर सिंह के घर पर सूचना दी। आपको बता दें, बलवीर रात को मथुरा हाथरस रोड के पास एक धागे पर रुका था। सुबह शौच करते समय मालगाड़ी के चपेट में आकर उसकी मौत हो गई। वहीं बांदा में तेज रफ्तार 4 व्हीलर गाड़ी ने आगे जा रहे ऑटो को जोरदार पीछे से टक्कर मार दी, जिससे ऑटो पलटकर खाई में गिर गई। ऑटो में बैठे लगभग 6 लोग घायल हो गए, जिनको डायल 112 पीआरबी पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। अभी पीआरबी 112 पुलिस के द्वारा 6 लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बबेरू लेकर आया गया था, जो कि घायल अवस्था में थे। उनका प्राथमिक उपचार कर दिया गया है, जिसमें से 3 लोगों को जिला अस्पताल बांदा के लिए रिफ़र कर दिया गया है। 3 लोग जो जिला अस्पताल रिफ़र किया, हालत गंभीर है। हाँ, फ्रैक्चर की वजह। बरेली के बहेड़ी क्षेत्र यूपी नैनीताल रोड पर यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर बने वन विभाग का बॉर्डर है, जो कि विभाग में बड़े अधिकारियों और नेताओं की मिली भगत से उत्तराखंड गोला से गिट्टी मोरम की बड़ी गाड़ियां यूपी बॉर्डर वन विभाग बैरियर से रोजाना हजारों गाड़ियां गुजरती है। अगर रॉयल्टी देते हैं तो छोटी गाड़ी से लगभग 700 रुपए से लेकर और बड़ी गाड़ी से लगभग 1500 रुपए तक गाड़ियों से रॉयल्टी टैक्स लिया जाता है, जो सीधा यूपी सरकार के खाते में जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। लोकल की जितनी भी बड़ी या छोटी गाड़ियां होती है, उनसे वो टैक्स ना लेकर आधे पैसे लेकर उन्हें जाने दिया जाता है और अधिकारियों की और लोकल की गाड़ियों को किसी भी जगह ना पकड़ने की गारंटी होती है और यह पैसा सीधा अधिकारियों और नेताओं की जेब में जाता है, जिससे इन भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से रोजाना सरकार को बड़ा नुकसान होता है। आप काय के पैसे देने यहाँ? काय के पैसे देने? गाड़ी के। तो ये सारी कितने पैसे देते हैं गाड़ी निकलने के? 600 रुपये। कितनी गाड़ी निकलती हैं? हमारा वहाँ कहाँ की गाड़ी है आपकी? बताऊँगी। रोजाना पैसे दे के निकल जाते हैं बिना रॉयल्टी? बिना रॉयल्टी के? अगर ड्राइवर देख रहा हूँ, कोई चार्ज नहीं लेते हैं, ये खाली 300 रुपये लेते हैं। इसमें जो हम लोग का वहाँ पे बॉर्डर पे ऑफिस है, उसमें खनिज और प्रकाश दोनों ही आता है। और अभी तो ये लॉकडाउन में पूरा बंद था, अभी शुरू है, बट बारिश होने के कारण ये अभी फिर से कम हो गया है, आमद कम हो गई है। अगर इससे की घटना, इसको मैंने चेकिंग के लिए कंप्यूटर साहब को बोला हुआ है और एक दिन मैं भी अपनी टीम भेज के और चेक कराऊंगा। इससे की घटना अगर है तो दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। तो सर, जैसे जांच की बात की गई है, उसमें अगर पाया जाता है तो किस तरीके की कार्रवाई उसमें हो सकती है? जिस तरह का दोष होगा उसी के अनुसार कार्रवाई होगी। उनको अगर गंभीर प्रवृत्ति का है तो उनको निलंबित करके वहाँ से हटाया जाएगा और अन्य स्टाफ को लगाया। वहीं फिरोजाबाद के थाना सिरसागंज इलाके में एक विवाहिता की जलकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि विवाहिता की 6 साल पहले शादी हुई थी, तो वहीं पिछले दिनों से पति पत्नी में विवाद चल रहा था। मायके वालों का आरोप है कि मृतका को उसके ही पति और ससुराल वालों ने मिट्टी का तेल डालकर मार डाला। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ये महिला आई थी पंकज देवी, ये आई थी सिरसागंज से जी। पूरी तरीके से जली हुई थी और इनका इलाज चल रहा था, मगर इनकी स्थिति बड़ी गंभीर थी और अभी 1 घंटे पहले उनकी मृत्यु हो गई। हाँ। कितना % जली हुई थी वो 100% जली हुई थी।
फिरोजाबाद में शुकोहाबाद रेलवे स्टेशन के आरपीएफ थाने ने एक बड़ी कार्रवाई की। आरपीएफ ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी तरीके से टिकट बनाकर बेचने वाले 2 जन सेवा केंद्रों पर छापा मारा और इस दौरान रेलवे पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और दोनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। तो आरोपी पकड़े हैं, ये आरोपी किस मामले में पकड़े हैं? आज आरपीएफ स्टाफ शुकोहाबाद और डिटेक्टिव विंग आरपीएफ टूंडला द्वारा चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को गाँव से पर्सनल आईडी पर अधिक पैसों पर रेलवे का टिकट बनाते हुए तथा एक व्यक्ति मैनपुरी से पर्सनल आईडी पर अधिक पैसों में सर गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों लोगों का सर क्या नाम है? एक का नाम है पुष्पेंद्र, एक का नाम है नीरज। बीजेपी विधायक जन्मेजय सिंह के अचानक हुए निधन के कारण विधानसभा की कार्यवाही शनिवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। निधन की सूचना पर बहुजन समाज पार्टी के नेता लालजी वर्मा ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बीजेपी सदस्य जन्मेजय सिंह की समाज के प्रति सेवाओं को याद किया और इसके अलावा लालजी ने विधानसभा सत्र को लेकर भी अपनी राय रखी। आज का एजेंडा था, ये बड़ी दुखद बात है कि विधानसभा के इतिहास में लगातार 2 दिन हमारे वर्तमान विधायकों की मृत्यु के कारण शोक प्रस्ताव आने के कारण सदन स्थगित रही। हम उनकी मृत्यु पर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कल जो आज का एजेंडा है वो कल ट्रांसफ़र हुआ है। बहुजन समाज पार्टी प्रदेश में जिस तरह से महिला उत्पीड़न, दलितों, मुस्लिमों और ब्राह्मण समाज आदि के साथ द्वेषवश हो रही हत्याओं को, जिसके कारण कानून व्यवस्था बिगड़ी है, उसको प्रमुखता से उठाने का काम करेगी। साथ ही साथ बाढ़ की भीषण समस्या है पूरे प्रदेश में, उसको भी हम सब लोग विभिन्न नियमों के तहत उठाने का काम करेंगे। इसके साथ साथ जो कोविड-19 के कारण जो उसका उपचार ठीक से अस्पताल में एडमिशन तक नहीं हो पा रहा है, इन मुद्दों के साथ साथ किसानों की यूरिया की जो शॉर्टेज है, ये सारे प्रकरण हम लोग उठाने का प्रयास करेंगे विधानसभा की कार्य। और इसी के साथ ही अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।